बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मेरे साथ मौजूद है जी राशिद लतीफ़, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, और आजकल भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किसी तरह कॉट बिहाइंड में से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन मुझे फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि आज जो दो हमारे साथ गेस्ट हैं वो मुझे कहीं ना कहीं कोई हेल्प कर ही देंगे। अच्छा, आज एक क्वेश्चन ये है जी कि एक फास्ट बॉलर जो कि अंडर 19 खेलने आया, और किताबों के मुताबिक 1972 में पैदा हुआ था और फर्स्ट क्लास डेब्यू 1984-85 में हो गया, यानी कि वो 12 साल के थे। तो अब अलीमुद्दीन और उनमें बड़ी लड़ाई है ये वो वाकई 12 साल के थे या नहीं थे। बट वन ऑफ द फाइनेस्ट राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, शुरू में बड़ी तेज गेम करते थे, एंड आई पर्सनली फील कि ग्रेटनेस ऑफ वसीम अकरम एंड वकार यूनुस, जो उनकी पार्टनरशिप थी, टुक द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स आउट ऑफ दिस गाय। इन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की पाकिस्तान के लिए जब भी खेले, ब्रिलियंट स्ट्रेंथ सीम, और ही हेल्ड अ रिकॉर्ड इन वनडे क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। 7 आउट किए इंडिया के, और इंक्लूडिंग अ हैट्रिक। वन ऑफ द फाइनेस्ट मैं कहूँगा कि जी बॉलर जिनको पूरी स्पेस नहीं मिली, फिलोसफर भी हैं और अजीबोगरीब बयानात भी देते हैं, और फिर ये लाहौर कलंदर में शामिल हो गए। आकिब जावेद हमारे साथ हैं। इनसे 2 सवाल मैंने पूछने हैं। क्या ये वाकई 12 साल के क्योंकि अलीमुद्दीन साहब की रूह को चैन नहीं आएगा। जी आकिब भाई। अच्छा, देखिए सवाल बहुत गलत आपने पूछा है। क्रिकेटर से और लड़कियों से उम्र नहीं पूछते। अच्छा, मेरे साथ हुआ ये कि क्योंकि जो कल्चर है, आप भी उसी की पैदावार है, आपको तब बचपन में कितनी अकल होती है। बस यही था, उसमें कुछ सिस्टम इस तरह का था कि अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो अंडर 19 खेलनी जरूरी है। तो मैंने किसी ने कहा कि अगर तूने खेलनी तो कुछ 2-3 सालों का कुछ करो, वरना तो तू फारिग हो जाएगा। अच्छा, मैंने अंडर 19 खेलने के लिए कुछ किया, तो मैं खेला ही 1-2 मैचेस और पाकिस्तानी टीम में चला गया। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि जो सब कुछ मैंने किया उसका मुझे फायदा क्या हुआ। ठीक हो गया। हेलो जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी। अच्छा, आकिब 1 मिनट में जरा दूसरे का भी इंट्रोडक्शन करा दूं। ये सैयद नूर साहब को अगर पीएसएल शुरू होने से पहले मिल जाते तो आज फिल्म इंडस्ट्री के हीरो होते। और ये हैं बड़े खूबसूरत, खुश शक्ल, और आजकल बेड डंग से बड़े नाराज हैं कि भाई तूने हमारा तसलसल तोड़ दिया। But on a serious note, I think लाहौर कलंदर वन ऑफ द फ्रेंचाइजेस थी, और ये राणा ब्रदर्स, एक क्रिकेट के राणा ब्रदर्स थे और एक ये अब क्रिकेट की फ्रेंचाइज के राणा ब्रदर्स, एंड इनका पर्सपेक्टिव शायद डिफरेंट है, वो इनसे पूछेंगे। और बाकी एक इनके लिए मैं बातों ही बातों में कह रहा हूँ, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बट एनीवे, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लड़के हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन, इनको बिग बैश खेलने का मौका मिला। और ये दोनों भाई जो मेरे आज हैं, ये बैश बहुत होते रहे मीडिया में, जनाब आतिफ राना हमारे साथ है। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू आतिफ भाई। थैंक यू नुमान भाई। वैसे अगर आप चूड़ियां के जमाने में बड़े होते तो साइमा के साथ हीरो होते। नहीं, मेरा मसला ये है कि मैं चूड़ों के जमाने में बड़ा हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी तो आपके साथ एक और भी एक्वेंटेंस है ना। आपका नाम डॉक्टर नुमान नियाज है और मैं आपका नियाज। ओके जी आकिब भाई। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आकिब भाई। सो नाउ अ बिट ऑन योर क्रिकेट पार्ट, मुझे आप ये बताएं कि do you think you fulfilled your extreme talent या you were provided the space to do that? थोड़ी आवाज कट गई थी, अगर समझिए आइए क्या। डॉग ये बोल रहे हैं कि आपको जो टैलेंट मिला, अल्लाह ताला ने दिया, उसको आपने पूरा किया या नहीं किया,
और दूसरा, इनका कहने का मकसद है कि सिस्टम ने आपको तबाह किया या आपने अपने आप को खुद तबाह किया? एब्सोल्यूट। खुद इन्होंने खुद सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की। असल में आपको मैं एक चीज बता दूं डॉग, मैं मेरी जो जब मैं टीम में गया ना, तो वो एक अजीब माहौल था उस टीम का। यंगस्टर्स बहुत कम होते थे, और जो यंगस्टर्स का मैंने हाल देखा, क्योंकि मुझे एक एडवांटेज है वो अल्लाह की तरफ से, क्योंकि मैं वो टिपिकल वो प्लेयर नहीं था जो छोटे होते क्लब में जाता है, कप्तान जी, कोच जी, बाल्टी से पानी पीने वाला, जूते उठाने वाला, गिलास में पानी डाल के लेके फिरना सीनियर लोगों का। तो मुझे कल्चर का ज्यादा पता नहीं था। मैं 2-3 अंडर 19 के मैचेस ऐसे खेला और अचानक ही टीम में चला गया। तो वहां जाके जो माहौल था कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो एयरपोर्ट जाते थे तो जूनियर उनके बैग उठा के लेके जाते थे। मुझे एक एक्सपीरियंस पहले वीक में हुआ। तो एक प्लेयर मेरे कमरे में आए, वो दूसरे प्लेयर को मिलने जो सीनियर थे। तो मैं बैठा था, तो मुझे कहते कि आकिब चाय बना दे। तो मैंने कहा जी ना, तो मुझे आती ना, मैंने कभी पी है, मुझे नहीं आती बनानी, आप खुद ही बनाए। तो वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ। जो बैग मुझे पकड़ाने की कोशिश की तो मैंने इनकार किया। तो मुझे ये लगता था शुरू से ही कि पहले टूर के बाद ही मुझे, मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा पसंद करता था, कि वो कहते थे कि बदतमीज प्लेयर पता नहीं कहाँ से आ गया। तो वो सिलसिला चलता ही गया, और मेरा खुद का फैसला था। मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता था, मैं जो मेरा दिल करता था मैं वो करता था। तो इसलिए काफी मैं भी चल सकता था और थोड़ी थोड़ी मार खाता रहता, चलता रहता। लेकिन जब वो आ गया चीफ जस्टिस जो है उनके, सॉरी, जस्टिस कयूम का जो केस आ गया, उसके बाद फिर सारे मेरे से नाराज हो गए। मुझे आज भी याद है कि पिंडी में पीसी में एक मीटिंग थी, तो सारी टीम मीटिंग हुई। तो फिर मुझे कहा कि आकिब तुम जरा बाहर जाना, हमने एक मीटिंग करनी। तो मैं उठ के बाहर चला गया। बाद में पता ही मुझे बाद में चला कि उन्होंने एक मीटिंग की थी कि ये इससे कोई बात नहीं करेगा, इसको, ही इज नॉट अमंग अस। तो मैं जाके कमरे में लेट गया, तो रूममेट ही ना आए मेरा। 11 बज गए, 11:30 बज गए। इतने में खामोशी से एक दरवाजा खुला। तो मैंने कहा हाँ, ये कौन आया है? तो एक लड़का आया, उसने डाई सीधी हेड में ऊपर मुंह पे लेके ना कंबल तो सो गया। अच्छा, मुझे पता चला वो मोहम्मद यूसुफ थे। अच्छा, मैं उससे बात करने की कोशिश करूं, मुझे नींद आई है। अच्छा, उस दफा मैं बीच में सोचा कि मैंने कहा नहीं यार, तू दफा कर, लानत दे, छोड़ दे, क्या फायदा, तेरे से तो मुंह ही नहीं लगाना चाहते, तो फिर क्या फायदा। तो और भी धक्के खा सकता था, बट आई डोंट नो, मुझे सिर्फ ये नहीं लगता कि ग्राउंड में बॉल फेंकने से, यानी कि आप थोड़े ठंडे दिमाग के राशिद लतीफ ही थे। अच्छा, तो उसमें डिसीजन तो देखिए डॉक्टर साहब, आपका खुद का होता है कि आपने जिंदगी में कौन सी ऑप्शन अडॉप्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो नो रिग्रेट्स। मैं यही समझता हूँ, आज भी सबसे ज्यादा खुश रहने की कोशिश करता हूँ। जो भी मुझे चीज पॉजिटिव है, हो नफा हो, आई डोंट नो, मैं तो वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है करने में। तो इसलिए अच्छा, नो मुझे ये रिग्रेट्स। बताएं, नहीं लेकिन आगे मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बड़ी गंभीर के मैंने सवाल रखा हुआ था कि आपको बुरा नहीं लगता या फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि जो लोग उस डेकेड में इन्वॉल्व थे या मिलाइन हुए, वो बड़े बड़े प्रधान स्टेक होल्डर्स बन गए, और आप लोग जो कि स्टेडफास्ट खड़े रहे, राशिद हो गया, आप हो गए, so you people actually suffered and you never became the part of the central system in controlling cricket in the country. देखिए डॉक्टर साहब, ना तो राशिद को कोई बनने देगा हेड कोच या उस पोजीशन पे जहां
फैसले फिर जब हमारे हाथ में आ जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है हमें कंट्रोल करना। तो इसलिए मुझे तो आपको याद होगा, अगर इस मुल्क में किसी ने प्रॉपर चैनल से ग्रास रूट पे जाके अगर कोच बनने की कोशिश की है तो वो मैं हूँ। जितना अर्ली मैंने क्रिकेट शुरू की, मैं उतनी अर्ली में कोचिंग में भी आया। 2000 में मैंने कोचिंग शुरू की और वो मुझे कहते थे कि तू रीजनल एकेडमीज का हेड कोच बन। मैं उन्हें कहता था मैंने नहीं बनना, मुझे आता नहीं, मैंने सीखना है। 2 साल में असिस्टेंट कोच रहा, तीसरे साल, पहले साल शिकुपुरा में, दूसरे साल मुरीद के, तीसरे साल फैसलाबाद में, फिर मैं हेड कोच बना। और चौथे साल जाके जब ये 2004 में एकेडमीज बनी तो आई वाज द चीफ कोच और उसका दरवाजे मैंने खोले थे और वो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा 2004, 5, 6, 7। ये क्योंकि उसमें रीजनल एकेडमीज भी फंक्शनल हुई, उसमें नेशनल एकेडमी भी फंक्शनल हुई और वो ऐसा सिस्टम था कि बैक टू बैक वर्ल्ड कप पाकिस्तान को ही जीतने चाहिए थे 2004, 2006। और इंडिया जैसे मुल्क ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें प्लीज दिखाएं ये क्या आप लोगों ने प्रोग्राम्स और अब आते भाई की अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ा ना तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मैं सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच बन सकता हूं, इससे आगे मैं नहीं बन सकता। फिर इसकी मेन रीजन ये थी कि मैं छोड़ के मैं यूएई चला गया और 5 साल फिर मैं उधर आ गया। ओके, आते भाई की तरफ चलते हैं। आते भाई, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली जब ये फ्रेंचाइज आपने उठाई और इट वाज प्रोबेबली द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज जिस वक्त आपने उठाई थी, बट आपका माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट नजर आया, चाहे वो ड्राफ्ट के हम सिनेरियो में देखें, चाहे आपकी अप्रोच देखें, और फिर एक तसलसल शुरू हुआ आपकी हार का। So how frustrating it was, expenses हो रहे हैं, but still you were not being managed to produce। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, इससे पहले कि मैं आतिफ भाई की तरफ चलूं, आकिब जावेद, आप असिस्टेंट कोच ही रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि आप हैम्पशायर से खेले, अगर लेस्टरशायर से होते तो सीईओ बनते। और अंग्रेजी थोड़ी सी ठंगे मुंह के साथ बोलते हैं, वैसे तो कोशिश करते हैं आप, तो फिर आपकी क्वालिफिकेशन पूरी थी। नहीं, जो हमारे पास क्वालिफिकेशन है ना वो चल नहीं सकती। ओके ओके अच्छा आतिफ भाई, नाउ कमिंग ऑन टू यू। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिवली अगर मैं देखूं तो आपकी मुझे अप्रोच भी समझ आती है। आपने परसिवेयर किया। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि पीएसएल की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज आपने उठाई, लॉर्ड कलंदर, प्रोबेबली सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड इनकी जो कैंपेन थी और जो इनके मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन आप लोगों ने किया, बट आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। आप तवातर से हारते चले गए, एक्सपेरिमेंट किए, टॉप ब्रांड्स लाए, टॉप नेम्स लाए, सिर्फ एक कांस्टेंट रहा, वो आकिब जावेद रहा। लोग आज तक हैरान है कि आपका हेड कोच अगर आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा था तो वो कांस्टेंट क्यों रहा? पहला सवाल तो ये है आतिफ भाई। दिस इज नॉट मी, पीपल वांट टू नो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, आपको याद है जिन दिनों में ये फ्रेंचाइज ले रहा था तो मालिक भाई जो है एमडी पीटीवी थे और आप उधर उनके साथ पीटीवी स्पोर्ट्स को हेड कर रहे थे और आपके साथ काफी इन डेप्थ डिस्कशन रही और बल्कि शुरू में ये दमादम मस्त का जो हमारा टैग लाइन थी, इसको आपने काफी प्लेयर से जो है करवाया भी। सो उस वक्त भी हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट था और आपको याद है कि जब भी मेरी आपकी डिस्कशन होती थी मैं आपसे ये कहता था कि यार दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एंगेज यूथ ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करने का इससे बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और उसमें हमारे बड़े चैलेंजेस भी होते थे, मालिक भाई के भी होते थे कि यार कैसे करेगा, ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है और लीग पाकिस्तान में नहीं हो रही। सो उस पर्सपेक्टिव में जब हम इस बिजनेस में आए तो हमारा मकसद जो था इस बिजनेस के अंदर क्रिकेट की खिदमत करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि डेफिनेटली जब ड्राफ्ट हुआ, हमारी 5वीं पिक आई अनफॉर्चुनेटली जो ड्राफ्ट ऑर्डर में, तो हम भी वो प्लेयर लेना चाहते थे तो बाकी टीमों ने लिए, इस्लामाबाद ने लिए, पेशावर ने लिए, कोयटा ने लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं ले सके। ठीक है, अब पहले सीजन में अजहर अली साहब हमारे कप्तान थे। मेरी आपको याद है, आप ही ने मुझे रिकमेंड किया था चेना, अगर आपको याद हो कि आपने मुझे कॉल किया और आपने कहा कि आतिफ तूने कप्तान नहीं लिया।
तो मैंने कहा सर वो अभी हमारे पास नहीं बनती थी चॉइस, वो जो कैप्टन थे सारे डिसरिस्पेक्टेड, वो ऑलरेडी दूसरी फ्रेंचाइज में ले लिए थे, चाहे वो सरफराज हो या शोएब मलिक हो या हफीज हो। सो उसमें फिर अजहर अली का नाम आपने रिकमेंड किया, शायद आपको याद हो कि नेक्स्ट डे हमने आप ही ने मेरी अजहर अली से बात तो करवाई। डॉक्टर का काम है ये आपको गलत रास्ते पे लेके जाने में। वही मैं बोलूं यार, पहला साल तो हो गया राशिद भाई, पहला साल तो हो गया डॉक्टर साहब की नजर, ठीक है। दूसरे साल में फिर हमें आकिब भाई के साथ हमारी मुलाकात हुई। अनफॉर्चुनेटली मैं तो पहले कभी नहीं मिला हुआ था, बट जब हम सीजन में गए तो वहाँ पे इजाज भाई ने इनकी मुलाकात कराई तो वहाँ पे फिर हमें लगा कि यार आकिब भाई जो है वो उनको होना चाहिए हमारे साथ। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जब हम ये टीम हमने फ्रेंचाइज ली डॉक्टर, सो हम अब जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर है उनसे मिलने, उस वक्त वो नहीं होते थे प्राइम मिनिस्टर, उनके पास गए तो उन्होंने हमें कहा कि यार तुमने टीम ली है, लाहौर मेरा भी शहर है, तो हमने कहा प्लीज आप सब रिकमेंड करें हम किसको रखें। तो पहला नाम जो उनके मुंह से निकला वो आकिब जावेद का था। उन्होंने कहा आकिब को रखें। हमने कहा आकिब तो यूएई के हेड कोच है, वो तो नहीं आ रहे, तो उसके अलावा बताए। दूसरा नाम उनका निकला मुदस्सिर नजर। तो हमने कहा मुदस्सिर भी उधर आईसीसी क्रिकेट एकेडमी के चीफ है, वो भी इंटरेस्टेड। सो हमने फिर पूछा कि उन्होंने कहा कि आपने किसको रखा, हमने कहा इजाज अहमद हमारे कोच है, हमने कहा वो भी ठीक है। सो आप ये देखिए कि उस वक्त और अभी तक पाकिस्तान में क्रिकेटिंग ग्रेट में खान साहब से बड़ा नाम तो कोई नहीं है, और उनकी जुबान से पहला नाम आकिब जावेद का निकला। सो खैर दूसरे सीजन में हमने इनको अप्रोच किया और आकिब भाई बिल्कुल तैयार नहीं थे पाकिस्तान आने के लिए, और वो वहां पे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने फोन किया, मैंने कहा कि भाई आपने पाकिस्तान आ जाए। उन्होंने कहा मैंने आके क्या करना है। मैंने कहा आपका नाम आकिब जावेद है, मेरा नहीं, आपने मुझे बताना कि मैंने क्या करना। और उसके बाद मैंने उनको 3 बातें की। मैंने कहा आकिब भाई 3 बातें करता हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी है, आपने आना है तो आ जाए। मैंने कहा एक तो ये कि हम 5वें नंबर की फ्रेंचाइज है, ठीक है, हम 5वीं हमारी पोजीशन आई है, और अगर हमारी एक भी पोजीशन इससे बेहतर आ गई तो आप प्राइवेट लीग में अभी तक इन्वॉल्व नहीं है, आपने नेशनल सेटअप में काम किया। सो अगर एक थोड़ी पोजीशन भी आ गई बेहतर तो आप ही बुढ़ी चल जाएगी, पूरी दुनिया में आपके लिए लीग्स बन जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि आलिया रशीद आपको पता है मेरी भाभी है, राणा भाई है, मैंने कहा आप उनको जानते हैं, मोनी का फोन कितना गलत है। और तीसरी मेरे से एक ऐसी हरकत होगी जो इसने आकिब भाई को शायद गुस्सा दिला दिया। और मैंने कहा जब आप आएंगे पाकिस्तान आएंगे तो मुझे भी देखिएगा मैं कौन हूं। और आप सोचे नुमान भाई 2 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि आकिब जावेद रिजाइंड एज हेड कोच ऑफ यूएई। और मैंने कॉल किया, मैंने कहा आकिब भाई, तो कहते हैं यार मुझे आज तक जिंदगी में किसी ने चैलेंज नहीं किया था, तो अब देखते हैं कौन पहले जो है वो छोड़ता है साथ। सो ये ब्रांड का गेम जो है वो डिफरेंट है। इसको नेशनल सेटअप से कंफ्यूज करेंगे तो फिर इस तरह की चीजें आएगी कि यार अगर टीम आ रही है तो चीफ सेलेक्टर बदल दो, हेड कोच बदल दो। सो हमारे यहाँ शुरू दिन से बड़ी क्लैरिटी थी। अच्छा वैसे बात सुने, सॉरी आपको काट रहा हूँ, लेकिन आप तो पीसीबी ने आपको एक बड़ा अच्छा फॉडर फॉर थॉट दे दिया। आकिब भाई थोड़ा सा सीरियस हो गए बहुत ज्यादा, पीसीबी के तो कम रखे। मैं जरा पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ लोगों से। चले शुरू। एक चीज है कि मैं 2 साल रहा, इनके साथ भी रहा, कराची किंग के साथ था, लेकिन मुलाकातें होती थी, ये हार जाते थे, एक हमसे मैच हारे, जीता हुआ मैच हार गए, लेकिन जब भी मिलते थे ये इनसे राज पूछना है, आकिब से भी और आतिफ भाई से भी, यार हंसते ही रहते थे। जब भी मैंने बोला तो आकिब तो हमें तो कभी जिंदगी में सीरियस लिया ही नहीं, लेकिन दोनों में मतलब इतना बड़े इवेंट के अंदर हार जाना, लेकिन कभी शिकन नहीं आई माथे के ऊपर। ये क्या राज है, क्या एटीट्यूड होता था जिसकी वजह से ये चीज कर पाते हैं आकिब? अच्छा देखो यार, जिंदगी में इंसान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ कोशिश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और इंसान रोता तब है जब वो रिग्रेट करता है कि मेरे पास ऑप्शन थी, मैं कुछ मेहनत और कर लेता, मैं और ऑप्शंस आजमाता, मैं और कुछ करने की कोशिश करता, तो मैंने उस तरह से मेहनत नहीं की। तो इंसान को उसके ऊपर रोना आता है, और आना चाहिए भी। जब आपको ये पता हो कि आपने मेहनत की है, जो आप कर सकते थे, आपने उससे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश की है, आपने ऑनेस्टली काम किया है, आपने किसी की सिफारिश नहीं सुनी, तो फिर आप फेस करते हो। आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया, और मैं एक और चीज बता दूं राशिद और डॉक्टर साहब आपको भी, ये जो
फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, ये असल में एक कोच को और एक मैनेजर को उसकी औकात बताती है। जब आप नेशनल सेटअप में होते हैं तो प्लेयर्स आपके अंडर होते हैं 365 डेज। आप उनको बेहतर भी करा सकते हैं, मेहनत करा सकते हैं, स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं। वहां आपके ज्यादा कंट्रोल भी ज्यादा होता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की धमकी होती है, फाइन्स की धमकी होती है। ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, इसमें 2 से 3 या 4 दिन पहले प्लेयर्स आते हैं, और वो प्लेयर्स हैं जो दुनिया में 5-5, 6-6 जगह लीग्स खेलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो आप सेटअप से बाहर हो गए। वहां आपको पता चल जाता है कि एक कोच का ये रोल कितना है। उसने आना है आगे प्लेयर्स को पूछने, व्हाट डू यू वांट टू डू, तेरी क्या रूटीन है, ओके क्या चाहिए तुझे, आप उसको फैसिलिटेट करते हो। फिर आप उसको जब सिलेक्ट करते हो ना, तो रोल तो तभी आप आइडेंटिफाई कर देते हो कि एक ओपनर को आपने लिया है फखर के साथ, या आपने एक विकेट कीपर लिया है, या एक आपने बॉलर्स लिए हैं, तो दे ऑल नो देयर रोल। अब आपने उनको करना क्या है, पीएसएल के दरमियान एक माहौल ऐसा रखना है कि जिसमें वो सारे खुश रहें। जब हार के सबसे पहले प्लेयर्स देखते हैं मैनेजमेंट की तरफ, और अगर मैच हार के जो मैनेजर या कोच है उसका मुंह इतना बड़ा सूजा हुआ है और वो रो रहा है, तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, टीम के ऊपर जाएगा। कोच ने खेलना तो है नहीं, कोच ने सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रेशर है उसको अब्सॉर्ब करना है। उनकी जितनी बैड परफॉर्मेंसेस हैं उनको ओन करना है, ओके नो प्रॉब्लम, दिस इज माय फॉल्ट, मैंने हो सकता है बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा इधर हो गया इधर हो गया, डोंट वरी, विल ट्रस्ट यू। और ये एक ही चीज जिंदगी में हो सकती है, जब आप खेलते हो आपके हाथ में बैट और बॉल होता है, और जब आप कोचिंग में आ जाते हैं तो आप रस्से के बाहर बैठ के ग्रेसफुली बैठना और हार को तस्लीम करना और हर वक्त होपफुल रहना कि किसी भी वक्त ये टीम जीत सकती है। तो दिस इज अ रीजन। अच्छा आके भाई आपने तो बड़ी सीरियस और फिलोसॉफिकल बात कर दी। मैं थोड़ा लाइटर वेन में आता हूँ कि ये आप हंसते थे या हासे बोल रहे होते थे? वो हासे भी पै जाए साढ़े बड़े बड़े। नुमान में मेरी बारी रहेगी। आगे भाई जी। मैंने कहा वो हमारे हिस्से का जो रोना था वो फवाद में ही पूरा कर देते थे। अच्छा आतिफ भाई और आके मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बड़े उभाम लोगों को होना शुरू हो गए हैं कि जो आपने रुख इख्तियार किया, जो डायरेक्शन आपने पकड़ी है, वो ऐसे लग रहा है आप पीसीबी के पैरेलल बॉडी बनाने के चक्कर में है। पहले आपने टैलेंट हंट शुरू कर दिया, 2 लड़के ढूंढ दिए, वो 10 साल में ही ढूंढते, आपने 2 ढूंढ के बिग बैच खिला दिए। उसके बाद आपने अब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना लिया। अभी वो बेचारे बंदे सिलेक्ट करके और फिर इश्तिहार देते हैं ना अखबार में, तो अभी वो इश्तिहार बना ही रहे थे और आपका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस चल रहा है। तो ये क्या मतलब चक्कर है आतिफ राणा साहब? अब आप वर्चुअल, अभी वो बेचारों ने कोशिश की कि वो किसी तरह जो है फिटनेस टेस्टिंग वर्चुअल कराएं, वो शोएब मकसूद के गोडे पे शीशा लग गया, 4 टांके लग गए, एक का हाथ मुड़ गया, तो आप वर्चुअल पे टैलेंट सेलेक्ट करने चले गए। ये हरकतें क्या कर रहे हैं आप दोनों? है जी? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, ये बड़ा मजेदार सवाल आपने पूछा। देखिए, आप बेसिकली पीसीबी का तो ऑब्वियसली मैंडेट है कि गेम की डेवलपमेंट और सारा कुछ। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर का वो मैंडेट नहीं है, बट लाहौर अच्छा, मैं समझा आप कहने लगे अनफॉर्चुनेटली वो अपना मैंडेट पूरा नहीं कर। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, बड़ा आसान होता है किसी पे भी क्रिटिसाइज करना। देखिए अभी अनफॉर्चुनेटली मैंने पिछले अरसे से हम सुनते आए हैं कि जी आकिब जावेद जो हैं उनको इसलिए पाकिस्तान सेटअप में नहीं आ सकते कि वो लाहौर कलंदर को जिता नहीं सके। तो अब ये तो क्रिकेट है ना डॉक्टर साहब, कोई भी जीत सकता है हार सकता है। अब इस दफा अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 6 नंबर पे आई है और उनके जो हेड कोच है वो मिसबा भाई हैं। सो अब हम क्या मिसबा भाई की जो ग्रेटनेस है उसको उससे कम करते हैं कि चूंकि उनकी टीम, जो कि वो खुद नहीं खेल रहे थे, 12 लड़के और खेल रहे थे, तो इसलिए मिसबा भाई जो है वो अपने ओहदे से हटते हैं, बिकॉज उसकी वजह यह है कि उनकी टीम नहीं जीती। सो देखिए ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। हम लोगों से बुराई निकालने से बजाय हम ये समझते हैं कि हम जिस हद तक क्रिकेट के लिए काम कर सके वो हमें करना चाहिए, और उसकी 2 बुनियादी वजूहत हैं। एक, हम फ्रेंचाइज ओन करते हैं, और दूसरा हमारा बिजनेस क्रिकेट है। हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्रिकेटर्स होते हैं।
सो अगर पीसीबी अपने लेवल पे जो भी कोशिश कर रहा है वो तो डेफिनेटली कर रहा है। ड्राफ्ट में जो मोस्टली प्लेयर हम रखते हैं वो पीसीबी के सेटअप से होते हैं, चाहे वो हफीज हो, चाहे शाहीन शनवारी हो, ठीक है, या सुहेल खान हो, ये सारे पीसीबी के सेटअप से। सिर्फ 2 या 4 लड़के ऐसे होते हैं जो हम अपने प्लेयर डेवलपमेंट से लेके आते हैं, और उसके लिए भी मैं राशिद भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर राशिद भाई ना होते तो आज सुहेल अख्तर भी ना होता और ये हारिस राउफ भी ना होता, बिकॉज इनकी परमिशन की वजह से हम वो क्लॉज दिलवाने में कामयाब हुए थे जिसमें इमर्जिंग के साथ साथ टैलेंट हंट डिस्कवरी कैटेगरी आई और जिसमें एज लिमिट हमने रिलैक्स की। तो देखिए बड़ा सिंपल है कि हमारा बिजनेस क्रिकेट है। अगर हम सारा साल इस फ्रेंचाइज को नहीं जिंदा रखेंगे, सारा साल हम लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, तो ना हमारी फ्रेंचाइज ग्रो होगी ना पीएसएल ग्रो होगी। सो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो हम किसी गलत डायरेक्शन में नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उस सिस्टम में जो बड़ा सिस्टम है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आप हैं डॉक्टर साहब, आपका घर है, आपका मोहल्ला है, आपकी फील्ड है, अगर आप उसके अंदर बेहतरी लाएंगे और इस तरह हर शोबे में लोग बेहतरी लाएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, पाकिस्तान बेहतर होगा। जब पाकिस्तान बेहतर होगा तो आपको क्या फायदा। ठीक हो गया। अब मेरे आपसे एक सवाल है, आके भाई से मैं पहले पूछ लेता हूँ, फिर आप उसमें इनपुट दीजिए। देखें, एक चीज तो फॉर श्योर है कि आपने पीएसएल का ब्रांड भी बड़ा करना है ना। आप डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, आप 6 स्टेक होल्डर्स हैं। आपने ब्रॉडकास्टिंग इसकी उसका ब्रांड बड़ा करना है, आपने स्पेस, रेवेन्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैलेंडर, मीडिया हाउसेस, कनेक्ट विद योर ओन पॉपुलेशन जो लाहौर है उसकी कनेक्टिविटी आपने कैसे करनी है, क्लब हाउसेस, बिजनेस हाउसेस जो आप कर रहे हो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या टैलेंट हंट, ब्रिलियंट, वेल डन, एक पार्ट है। हाउ मच यू हैव फोकस्ड ऑन इंश्योरिंग कि डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ जैसे ये कैपिंग हटे, ज्यादा पैसे आए, केन विलियमसन, जो रूट, ये भी पीएसएल खेले। जब आप प्लेयर प्रोफाइलिंग बड़ी करोगे तो कैनवस बड़ा होगा ना। स्काई स्पोर्ट्स जब पीएसएल को दिखा रहा होगा तो कैनवस बड़ा होगा ना। तो इसमें आप लोगों की इनपुट ऐसे लगता है कि अभी नहीं है या शायद डायरेक्शन नहीं है, आप और आकिब दोनों। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब, देखिए अगर आप पीएसएल की पहले 2-3 साल की मार्केटिंग कैंपेन्स उठा के देखें और हर फ्रेंचाइज की देखें तो आपको बड़ा क्लियर कट आंसर मिलेगा। हमने पिछले साल जो है अपने 2-3 सालों के अकाउंट सबमिट किए बिकॉज वो टैक्स के इश्यूज थे, वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो सारों ने एक दूसरे के साथ शेयर हो गए। अब जब वो शेयर हुए तो लाहौर कलंदर ने उससे एक रिपोर्ट तैयार की, मार्केटिंग के कैसे स्पेंड सबके सामने था, सारी टीमों का और पीएसएल का भी। सो उसके अंदर ये पता लगा, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट आपसे शेयर भी कर लूंगा, पीएसएल की ब्रांड बिल्डिंग में 40% कंट्रीब्यूशन लाहौर कलंदर की है और पीसीबी की 37%। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जब हम गिलगित जाते हैं, जब हम कश्मीर जाते हैं, जब हम फाटा जाते हैं, तो बेसिकली कलंदर थोड़ी जा रहा है, वो तो पीएसएल का ब्रांड जा रहा है। सो पीएसएल का ब्रांड जब तक अपने घर में बड़ा नहीं होगा, सो बाहर से जितने मर्जी बड़े प्लेयर ले आए, जब तक आप दुबई में खेल रहे थे, जब तक आई बॉल्स नहीं आ रहे थे, जब तक आपके स्टेडियम नहीं भरे हुए थे, आप इस टूर्नामेंट में आप देखें कि जब कलंदर ने जीतना शुरू किया तो जो टीआरपीस थी, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप बड़े अच्छे से मीडिया से एसोसिएटेड है, टीआरपीस जो है वो स्काई रॉकेट होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थोड़ी है कि ऑब्वियसली लाहौर पाकिस्तान का दिल है, लेकिन कराची भी बहुत बड़ा शहर है। उसकी वजह यही है रुमान भाई कि हम पिछले 4 साल से ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं और 5 लाख बच्चों को फिजिकली ट्रायल करना और किसी की सिफारिश ना मानना, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कलंदर्स की, जो मेरा नहीं ख्याल कि स्पोर्ट्स में कभी हुआ हो। सो अगर आप उसके बाद जब ये लीग बड़ी हो जाएगी, आपने देखा इस दफा कितने बड़े प्लेयर है, क्रिस लेन आया आपके पास, वो जो है इंग्लैंड के जो ओपनिंग बैट्समैन है जेसन रॉय, वो आए, मतलब शेन वॉटसन आए और पूरे टूर्नामेंट के लिए आए। कोरोना भी फैल गया तो क्रिस लेन और बेन डंक जो है वो पाकिस्तान में रहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम टूर्नामेंट फिनिश करके जाएंगे। आतिफ भाई, वो इसलिए कि वो समझ गए थे क्रिकेटरों को कोई जहर नहीं मार सकता। आतिफ भाई, हुआ ये कि जो लोग देखना शुरू हो गए, एकदम से लाहौर कलंदर जीत गए, सब पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान था। मौजे भी तो राशिद भाई इसी दुनिया में होते हैं ना। जबरदस्त जी। अच्छा, जी आकिब, योर पॉइंट ऑन दिस। डॉक्टर साहब हमें भी मौका दें थोड़ा सा। आप पूरा मौका लें सर। आपने देखे दो राशिद भाई, आपको तो टीम में मौका नहीं मिलता था, डॉक्टर साहब किस तरह मौका देते? वही माइंडसेट इधर भी है, ऐसे ही है। कल मैं देख रहा था ये प्रोग्राम में कह रहे थे कि आप इनकी जगह लेना चाहते हैं,
नहीं इनकी जगह कोई यार नहीं रखता राशिद भाई यार हर जगह जाके साजिश का इल्जाम क्यों लगा देते हैं आप पे यार? यार, बस डॉक्टर आपको नहीं देखना चाहिए यार ये आप पप्पा कुटनी ना बने, बड़ी मुश्किल से मोहम्मद वसीम को पप्पा कुटनी ना बने आप। मैं ईसा के साथ देखा, आकिब फास्ट बॉलर है, कोच भी रहा है फास्ट बॉलर का, बल्कि हर चीज का ही कोच है। उस्मान शिनवारी को कराची से लिया, अच्छे पैसों में लिया होगा, ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर पाया, या कोई इंजरी थी या कोई अंडर प्रेशर था, क्या वजह हुई कि उस्मान शिनवारी एकदम से जाते हुए और लाहौर कलंदर में आते हुए, और जब खेला, जब प्रेशर पड़ा मैच में, जब प्रेशर पड़ा तो वो क्लैप्स कर गया। क्या वजूहत हो सकती है आकिब जावेद? देखिए, जब हमने उसको लिया था तो वो ठीक ठाक फिट थे, और बाद में उस बेचारे को टाइफाइड हो गया। और आपको पता है कि फास्ट बॉलर के लिए तो उसके अंदर कुछ जान होगी तो वो बॉलिंग करेगा, और वो ऐसा बॉलर नहीं है कि जो कई बॉलर ऐसे होते हैं कि अगर उनकी पेस कम भी आ रही हो तो वो अपनी स्किल से डिफरेंट स्लोअर वन या डिफरेंट लेंथ से बच जाते हैं। वो इस तरह का बॉलर है कि वो 100% वो बैक करता है कि तेज बॉलिंग करूं, और एक ही लेंथ से वो बॉल करने की कोशिश करता है। तो उसकी जो पेस थी वही बहुत कम आ रही थी, 132, 134, हालांकि वो 140 प्लस का बॉलर है, तो उसकी वजह से एनर्जी नहीं उसमें आ रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने बहुत कोशिश की, बट जब टाइफाइड है उसकी रिकवरी के लिए वो कोशिश की उसने बहुत, लेकिन मेन वजह उसकी वही थी, उसकी फिटनेस जो थी वो लेवल बहुत लो था। जी डॉक्टर साहब। जी अच्छा, अभी आपने ये आगे बात की उस्मान शिनवारी की, अब अगर आपके फास्ट बॉलिंग की ग्रेड हम देखें तो उसमें हारिस रऊफ और दिलबर, उसके बाद आपके पास था ये उस्मान शिनवारी। डू यू थिंक कि आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, ये जो आप अपने टैलेंट हंट से लेके आए हैं, ये हमारे सिस्टम में बड़ी क्रिकेट में सस्टेनेबिलिटी दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? एज एन आकिब जावेद पूछ रहा हूँ, वन ऑफ द, मेरे नजर में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान, आप बताएं। डॉक्टर साहब देखिए, मैंने जो कोचिंग का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें अगर आप देखें तो एक फास्ट बॉलर की आइडेंटिफिकेशन आप करते कैसे हैं? पेस सबसे पहले, उसके बाद है बाउंस, और ये मैं आपको बताऊं कि मैंने जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है। मोहम्मद आसिफ गांव में किसी को पता नहीं था, साइकिल पे बुलवाया और वो शुक्र है कि इतना बड़ा बॉलर बन गया। ये जो मोहम्मद इरफान लंबा है, ये एक दिन कोई इसे बंदा लेके आया था एकेडमी में कि बड़ा गरीब है, इस बेचारे को जरा देख लें। तो मैंने उसको जब मैं देख रहा था तो मोहम्मद आसिफ के अंदर जो चीज नजर आई कि वो मैगरा की तरह एक ही जगह पे बॉल उसका पिच होता है और आई डोंट नो किस तरह चला जाएगा वो। तो बहुत ही डिफरेंट उसकी रिस्ट पोजीशन थी। तो ग्रेट स्विंग एंड सीम बॉलर। और अब जब मोहम्मद अकरम की बात आई, मोहम्मद इरफान की आई, तो मैंने ये सोचा कि ही 7-2। मैंने उसको कहा कि 10-15 मिनट दूंगा, अगर तुमने 130 बॉल कर दी तो तुम इधर ही रहो। तो उसने लकीली 131 कर दी। फिर एक साल उसको बेचारे को खिला के उसको थोड़ा सा उस काबल किया कि वो पहले भागता था, उसकी आपस में टांगे टकराती थी। तो वो क्या वो बन सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो लकीर के फकीर हैं। हालांकि मैंने इनको सजेस्ट किया था कि आप जब ऑस्ट्रेलिया जाए इसको बायोमैकेनिक्स लैब में लेके जाओ, इसकी ट्रेनिंग डिफरेंट होनी चाहिए, इसकी डाइट का ख्याल करें, इसके। मैं एक दिन क्या देखता हूँ कि उसको ये सीढ़ियां चढ़ा रहे थे, तो मैंने जाके उसको वकार से बात की, मैं कहा खुदा के वास्ते यार ये कैसे हो सकता है कि एक असद शफीक की भी वही ट्रेनिंग और मोहम्मद इरफान की भी एक ही ट्रेनिंग, तो इसको लैब में लेके जाओ, ये तुम्हारे 4-5 साल जबरदस्त गुजार देगा। क्योंकि राशिद अभी भी जब इन्वॉल्व थे तो सबसे पहला नाम अगर किसी फास्ट बॉलर का पीएसएल में आता था ना कि यार ये हमें चाहिए, वो मोहम्मद इरफान। तो अब इन्होंने उसको थोड़ा सा, अब उसके बाद हारिस रऊफ की आप बात सुने कि हारिस रऊफ एक शॉर्ट रन अप से 150 बॉल करता है, चाहे दुनिया का कोई भी बैट्समैन हो उसकी टाइमिंग ही नहीं ठीक होगी, जैसे वसीम अकरम के खिलाफ नहीं होती थी। इसी तरह से जो दिलबर है, दिलबर अभी जो सीजन खेला है तो मनरो और बाबर आजम और जितने उसको बैट्समैन खेल के आए वो कहते हैं कि इसकी एट टाइम बॉल नजर नहीं आती, क्योंकि
वो 10 कदम से भागता है और उसने 149 148 पे उसने बॉलिंग की है। तो ये जो एडवांटेज है टेप बॉल बॉलर्स का, एक तो इनके रन अप शॉट होते हैं, बैट्समैन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, इनकी आर्म स्पीड दूसरे बॉलरों से ज्यादा तेज होती है, इनके यॉर्कर्स अच्छे होते हैं, क्योंकि ये एक कंपेटिटिव क्रिकेट और मोहल्ले में आपको पता है गालियां बहुत पड़ती है, एक इनके टेम्परामेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए जो आपके सिस्टम में आपको बॉलर मिलेंगे, आपने फॉलो की होगी, राशिद ने भी की होगी, पूरा आपका डोमेस्टिक सीजन आपने पूरा 4 डे खिलाया, 1 डे खिलाया, कोई एक मुझे बॉलर दिखाएं जो नसीम शाह के अलावा कि जो एक्साइटिंग एक कोई बॉलर नजर आया हो, कोई एक आउटस्टैंडिंग कोई स्पिनर नजर आया हो, कोई बैट्समैन नजर आया हो। आपको आज आके पीएसएल में आप प्लेयर आइडेंटिफाई करते हो और वो T20 से लेके फिर आप उनको वनडे भी खिलाते हो, फिर उनको टेस्ट मैच भी खिलाते हो। सो आई थिंक कि अगर हर फ्रेंचाइज या क्रिकेट बोर्ड के जो स्काउट्स हैं एक ये सोचना बंद कर दें कि टैलेंट 196 लोगों में ही है जो आप हमारे सिस्टम में है, देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट, हमें तो हर साल मिलता है 3 और बॉलर है। डॉग बस अब मेरी बारी है डॉक्टर। चलेगी आप आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहे हैं। हाँ ये मौका ही नहीं देते। मैं तो डॉक्टर साहब सवाल कर लें, ये तो ऐसा चलता है। ठीक है मैं आ सकता हूँ, एंकर बन सकता हूँ, लेकिन बनूंगा नहीं। नहीं आपसे ज्यादा खूबसूरत आतिफ भाई चले शुरू करें। आतिफ भाई और आकिब से बड़ा संजीदा सवाल ये है कि आप लोग हर जगह जाते हैं, टैलेंट घूम लेके, पता नहीं पहाड़ियों तक चले गए, आप लोग कहाँ तक चले गए, लेकिन कराची नहीं आए आप लोग। कराची में जो चीज मिल सकती है और जो लाहौर कलंदर का नाम है या दूसरी फ्रेंचाइज का है, मैं तो मशवरा भी दिया था, आकिब को भी दिया था, आतिफ भाई को भी दिया था, वहां पे हो के आ गए आप लोग, लेकिन अभी तक कोई ट्रायल कंडक्ट नहीं किए, क्या वजह है? मुझसे पूछ रहे राशिद भाई? दोनों से। पहले कौन जवाब दे? आप एंकर है ना? आप नुमान भाई आप तो मैं चलता हूँ जी, मैं क्योंकि क्रिकेट तो आपको आती नहीं थी। ये बोल के भी नहीं जाएंगे, चले शुरू हो जाएं। अच्छा राशिद मैं आपको बताता हूँ पहले आतिफ भाई एक मिनट बात सुने, शुरू होने से पहले ये अभी आकिब ने कहा कि मोहम्मद आसिफ एक मैगरा की तरह एक ही जगह से गेंद करता था और रिस्ट पोजीशन और हाथ नजर आया, लेकिन कितने हाथ करेगा वो इनको नजर नहीं आया। अब बोले ना, मैं यहीं से म्यूट कर दूंगा आपको। ये बनता है राशिद भाई। देखिए ये आपको याद है जब पीटीवी में भी डॉक्टर साहब शो करते थे तो आपको बोलने नहीं देते थे, खुद ही सवाल खुद ही जवाब, तो अब आपका बनता है यहाँ से म्यूट करना होता था। मैं आपको बता रहा था सर कि देखिए हमने दूसरे सीजन में हमने कोशिश की थी। पहले सीजन में हमने पंजाब को सारा बाइफरकेट किया, आर्टिस्टों में डीजी खान ले गया, सो उसके बाद हमने कोशिश की पूरे पाकिस्तान में जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की मैनेजमेंट ने हमें अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा जी नहीं आप तो लाहौर की टीम है, सो आप सिंध में नहीं जा सकते, तो इसीलिए हम कश्मीर चले गए। और फिर तीसरे सीजन में हमने गिलगित और फाटा को भी इंक्लूड किया। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक बॉलर आपने देखा होगा कोयटा की तरफ से खेलता हुआ और उससे पहले हमारी तरफ से भी खेलता था, उसका नाम है गुलाम मुदस्सर, शायद आपके नोटिस में हो। गुलाम मुदस्सर जो है वो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आया था। वो आकिब भाई की पहली फाइट थी जिस दिन एक मिनट रोकूंगा, इसमें बात नहीं करना मुझसे ये डेवलपमेंट प्रोग्राम की। 2012 में और 13 में वो पोर्टकातिन अंडर-19 खेला है, अब बोले 100%। देखिए मेरी बात सुने राशिद भाई, अगर आज मैं सुहेल अख्तर को लाता हूँ, एक टूर्नामेंट खिला के उसको निकाल देता हूँ, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, उसको निकाल देता हूँ। नहीं हमने निकाला ही नहीं किसी को। सुन ले राशिद भाई, 4 साल बाद आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो क्रेडिट मैं नहीं ले सकता कि जी मैंने तो 15 साल पहले उस बच्चे को देख के खेला, तो भाई को क्यों नहीं आया सिस्टम में। आप फिर ये सवाल आता है ना, तो मैं आपको ये बताने लगा था कि जिस दिन आकिब भाई आए, डेफिनेटली राशिद भाई वो कोई ना खेल ही रहा होता है ना, वो हॉकी के प्लेयर थोड़ी होते हैं। जिस तरह किसी ने हमें एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि जी
और ये लाहौर कलंदर ने थोड़ी बच्चा दिया है, तो पहले खेल रहा था। मैंने उनको समझाया कि लाहौर कलंदर बच्चे देने वाली वो कोई औरत नहीं है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं खेलने होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने गुलाम मुदस्सिर की छोटी सी स्टोरी आपको सुनाने लगा था कि जब वो आकिब भाई आए, फेसबुक पे उन्होंने इसकी वीडियो देखी और उन्होंने कहा यार ये जबरदस्त मिल गया, वो श्रीलंका का बॉलर था उसकी तरह का। उनको हमने बुलाया लाहौर, और उसके बाद हम उनको टेस्ट कर रहे थे, तो मुदस्सिर नजर ने उसका नाम ए टीम में डाल दिया। तो वो ए टीम में सिलेक्ट हो गए। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि आकिब जावेद कह रहे हैं तो ये तो डेफिनेटली एक बड़ा बॉलर बनने का इसमें प्रोस्पेक्ट होंगे। और मुझे याद है कि उसके बाद वो ए टीम को हफ्ते 10 दिन बाद जा रही थी जिम्बाब्वे, इजाज भाई कोच थे। तो उनका पासपोर्ट नहीं था गुलाम मुदस्सिर का। तो मुझे मुदस्सिर भाई ने कहा कि यार वो पीसीबी कह रहा 2 हफ्ते में लगेंगे, तो उसका पासपोर्ट बनवा दे। तो मैंने कहा मुदस्सिर भाई वो पीसीबी है, मैं इंडिविजुअल ने कहा यार नहीं तू बनवा सकता है। तो मुझे याद है एक दिन में राशिद भाई उसका पासपोर्ट बनवाया, खैर फिर उधर किया, फिर ऑस्ट्रेलिया गया, फिर हमारे 2017 में वो हमारे साथ रहा, एक मैच वो खेला भी। लास्ट ईयर जब हमारा ये चौथा सीजन था, उसमें वो कोयटा की टीम का हिस्सा था जिसमें कोयटा चैंपियन बनी। सो ये बात, और वो लड़का जो है मलीर से ताल्लुक रखता था। आप शुक्र है आपने बता दिया कि 13 साल की उम्र में आपके पास। तो मकसद ये नहीं है कि हम किसी को रिजेक्ट करते हैं, किसी का डोमिसाइल देखते हैं। अगर आज भी आप तो ये देखें, हमने परदेसी कलंदर करके पूरी दुनिया में हमने लोगों को कहा कि अपनी अपनी वीडियोस बना के भेजो, और जो वीडियो शॉर्टलिस्ट हुई वो 50 लोग राशिद भाई पूरी दुनिया से ट्रैवल करके आए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से थे, जापान से थे, स्पेन से थे, यूएई से थे, नॉर्थ अमेरिका से थे, इंग्लैंड से और साउथ अफ्रीका से। उसमें और उनकी परदेसी कलंदर की टीम बनाई। उसमें 3-4 हमारे जानने वाले थे, दिमाग हमारा कर दिया कि हमें टीम में करा दो। अब आपने देखा, आपने करवाया क्यों नहीं? अच्छा आके अपना मुझे एक चीज बताएं आते भाई, अभी आपने कहा कि आपको मैनेजमेंट ने मना कर दिया था कि कराची या सिंध में नहीं जाना, आप लाहौर की टीम है, तो आप गिलगित बल्तिस्तान और एजे के कहां से पहुंच गए? तो ये किस किस्म की डायकॉटमी है? सर इसलिए पहुंच गए कि वहां पे ऑब्वियसली कराची में कराची किंग्स जो है उनकी फ्रेंचाइज है सलमान इकबाल साहब की। कश्मीर की फ्रेंचाइज नहीं थी, कश्मीर में तो कभी कोई गया ही नहीं था, गिलगित में तो आज तक कभी कोई नहीं गया था। वो तो समझते थे वहां पोलो के प्लेयर होते हैं। बट मैं आपको राशिद भाई की बात के सिर्फ आखिरी 2 लफ्जों में जवाब दूंगा आपको कि राशिद भाई हमने दूसरा हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो कराची में ऑलरेडी हमारा डन हो गया है, और ये कोरोना ना आता तो अभी तक हमारी अनाउंसमेंट हो जानी थी, रिक्रूटमेंट शुरू हो जानी थी, और उसके ऊपर मेरा ख्याल है आने वाले जैसे ही कोरोना हटता है तो विदिन 4 to 5 मंथ्स जब आप लोग लेंगे रनिंग होगा। अखबार में इश्तिहार देंगे आप लोग? सर हमारे पहले बंदे सिलेक्ट करके राशिद भाई मेरी बात सुने, देखिए आप मुझे मेरे वाले से छेड़े ना, दूसरों पे थोड़ी छेड़े। अच्छा आके मैं जो क्वेश्चन पूछने लगा था, जब धमकी दे दी हमारे राशिद लतीफ ने मुझे आवाज म्यूट करने की, वो मैं ये पूछने लगा था कि हारिस रऊफ और दिलबर और इवन उस्मान शनवारी, अगर आपके विंग्स में आपके पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, अभी नसीम शाह का आपने तस्करा किया, इन सारों में अगर आप बायोमैकेनिकली देखें तो इनके मसाइल हैं जो कि इनको आगे इंजर्ड कर देंगे। इवन शाहीन शाह अफरीदी अपर बॉडी बहुत स्टेबल है और नीचे उसकी फ्लेमिंगो लेग्स है जो ड्विंगल करते हैं, और ये इश्यूज है। क्या आप इस तरफ भी सोच रहे हैं कि कम से कम इस टैलेंट के इंजरी प्रिवेंशन ही को सिक्योर कर लिया जाए और बेहतर काम किया जाए? बिल्कुल। देखिए एक तो जनरली एज फास्ट बॉलर या इतने साल आपने जब लोगों के साथ काम करते हैं तो कुछ गाइडलाइंस तो आप उनको देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, थोड़े एंगल्स आप देख लेते हैं। बट अभी हमारा एक डॉक्टर है जो इंग्लैंड से हमारे साथ अभी एसोसिएट हुए हैं, वो उनके पास यही बायोमैकेनिक्स के गैजेट्स हैं। वो फुल बॉडी उनकी वो स्कैनिंग करेंगे और वो ये बताएंगे कि इसका जो प्रेशर पॉइंट्स है वो कहाँ पे है। इसको फोर्स ही कर सकते हैं कि यार इस एंगल पे इसका थोड़ी सी इसको या तो स्ट्रेंथनिंग कराओ या इसका हल्का सा एंगल चेंज करो। वो माइनस की चीजें होंगी जो उनको इंजरी से बचाने के लिए होगी। तो अब जो भी बंदा हमारा हाई परफॉर्मेंस में आएगा उसका सबसे पहले जो काम होगा उसकी स्कैनिंग होगी, वो रिकमेंडेशंस आएंगी, उनके ऊपर फिर काम होगा। एंड आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान को भी काफी अच्छे बॉलर्स मिल गए हैं। अगर इनको ये संभाल गए तो ये बहुत बड़ा एसेट हो गया, क्योंकि इतने 4-5 एक तरह के, क्योंकि 3 तो और मेरे पास है जो 150 टच करने वाले बॉलर हैं। तो आपके पास कोई 8-10 बॉलर अगर हो जो तेज हैं
अब आपने उनको थोड़ा सा स्किल ही सिखाना है। तो पाकिस्तान में आपको लगेगा कि ये साल के अंदर अगर आप देख लें तो आपके पास जबरदस्त बॉलर्स आए, बट उनको किस बॉलर को कहाँ खिलाना है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसका क्या रोल है, अब ये सबसे जरूरी काम मैनेजमेंट का है कि उनको यूज कैसे करना है। आके लास्ट सवाल मेरी तरफ से, उसके बाद डॉक्टर साहब करेंगे। पीसीबी ने बायोमैकेनिक्स लैब स्टार्ट की थी, उसमें आप पेश थे, मुडीपा थे, अली जिया थे, वो बीच में रुक कैसे गई थी? शायद आप वहाँ मौजूद थे, क्योंकि वो एक बहुत जबरदस्त काम शुरू हुआ था, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए वो 2005 में हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था, और वी वर द फर्स्ट वन इन द एशियन रीजन। अभी इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसके बाद जब वो आई तो उसके लिए आपको, जब नेशनल एकेडमी में जाएं तो आपको एक वो ईंटों का एक ढांचा सा नजर आता है। बाद में एक दूसरे को मजाक करते थे कि ये हमारे सबकी ना तुम्हारी कबर है। अच्छा, वो उन्होंने खुदाई हो गई, अब उसके ऊपर वहां पे इंस्टॉल होनी थी, बायोमैकेनिक्स भी आने को राजी, सब चीज डन हो गई। क्रिकेट बोर्ड चेंज हुआ तो एक साहब आ गए, चेयरमैन पीसीबी इजाज भट्ट साहब आ गए, और वो सलीम अल्ताफ साहब आ गए। उन्होंने आते ये पूछा कि ओए ये, मुझे याद है मैं उधर खड़ा था, कहते वो टोया जा की है। उन्होंने कहा थी कि यहाँ ये हॉल बनेगा, इसके अंदर बायोमैकेनिक्स लैब बनानी है, ये बहुत अच्छी है, ये बॉलर्स के लिए तो बहुत ही जबरदस्त, लेकिन बैट्समैनों के लिए भी बहुत काम आ सकती है। उनके वो क्यों दी, व्हाट इज बायोमैकेनिक्स, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, हमें वो पुरानी क्लब क्रिकेट चाहिए, हमें वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना है, ये क्या मजाक है, बंद करो इस, वो पड़ी रही बंद 3-4 साल। अब जब दोबारा से आके उनको दोबारा से इन्होंने कोशिश की तो ऑब्सलीट हो चुकी थी सारी आपकी मशीनरी। आपने फिर उसको लम्स को कहा कि खुदा के वास्ते तुम इसको ले जाओ जाके, तुम्हारे तो वहां चलो एक सब्जेक्ट भी शुरू हो जाएगा, हो सकता है इससे कोई फ्यूचर में आपको कोई एक्सपर्ट ही मिल जाए। वहां पे फंक्शनल है, बट ये उस तरह की फंक्शनल नहीं है जो बायोमैकेनिक्स लैब्स का काम और रोल होता है। ये तो सिर्फ इतना ही है काम के जाके देख लो वो बच्चा बट्टा मार सके नहीं, दिस इज व्हाट देयर मेंटालिटी। तो सबसे बांधी है। अभी आपने बायोमैकेनिक्स की बात की कि इसमें तो आप मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं आप, कार्टून्स बना सकते हैं आप, एंगल्स डिस्कवर कर सकते हैं आप, एनिमेशंस कर सकते हैं। मुझे वही पूछना था आपसे कि पीसीबी के सर पे तो आप हाथ फेर दें तो बेहतर होगा, कि उनको आज तक ये नहीं समझ आया कि स्पोर्ट्स साइंस कितनी एडवांस हो चुकी है, और अब आपको डिप्लोमा डॉक्टर से निकल के अब आपको स्पेशलिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। हाउ डू यू सी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर द बैनर ऑफ लाहौर कलंदर्स? क्या ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगा ओनली फॉर योर फ्रेंचाइज, या आप इसका होराइजन बढ़ाएंगे एंड यू विल ट्राई टू हैव द टॉप बायोमैकेनिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशनिस्ट जो हैं वो आपके पास आएंगे प्रॉपर? देखिए, सबसे पहले तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये, इसमें दो चीजें हैं। एक कि लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, मैं ये कहता हूं कि इनके पास सिस्टम नहीं है। और दूसरा ये कि आपकी जो क्रिकेट है अब ये खत्म हो चुकी है, ये आपको कहीं टेनिस बॉल, टेप बॉल या गलियों से मिलेगा टैलेंट, बट आपको कभी बैट्समैन नहीं मिलेंगे, और आपकी हालत ये है कि आपके पास ना कोई स्पिनर है, ना कीपर है, ना कोई बैट्समैन। एक बैट्समैन है जिससे आप खेल रहे हो, बाबर आजम। उसकी वजह क्या है? आपकी स्कूल में क्रिकेट बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है। हमें तो अफसोस इसलिए हो रहा है कि मैं और आतिफ तो ये प्लान बना के बैठे थे, लाहौर में हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे। हमने आइडेंटिफाई किए 6 स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ये वही सिस्टम है कि मैं शेखुपुरा से लाहौर आता हूँ और सिविल लाइंस में जाके पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलनी थी। अब जब ये सोचें कि लाहौर में अगर आपको पता होगा कि एक लीग हम स्कूल की कराने जा रहे हैं जो अंडर 15 होगी, आपकी 7 से 8 साल के जो क्लास के बच्चे हैं, एक होगी हाई स्कूल की और एक होगी यूनिवर्सिटी की, और ये यूनिवर्सिटी वही खेल सकती, पार्टिसिपेट कर सकती जिनकी अपनी ग्राउंड्स हैं। और ये सैटरडे संडे 8 महीने की लीग है, और ये जो
स्कूल तक है, किसी को अलाउ नहीं है कि व्हाइट बॉल खेले। 2 डे हार्ड प्रॉपर, 2 डे हार्ड बॉल लॉन्गर वर्जन, जिस तरह इंडिया में है। आपको हर 6 महीने में पता चलता है स्कूल का बच्चा जो 450 स्कोर कर गया, श्रीलंका में 250 स्कोर कर गए। तो इस कल्चर को हम वापस ला रहे हैं, ये हमने इम्प्लीमेंट करके छोड़ना है। जब ये लीग यहाँ शुरू हो जाएगी हमारी, 8 महीने चलेगी, और जो 3 दिन की प्रैक्टिस है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनकी होगी, जहां पे आप देखें अपने बच्चे को भेजें या आप नेट पे जाके देख लें। आपको करते क्या है, एक नेट है, 60 बच्चे खड़े हैं, 15 से 20 बॉल खिलाते हैं। वो सारा दिन बेचारा थक वो घर आंदा थे कि माँ कहती मेरा बच्चा खेल खेल के थक गया, वो तो खड़ा हो के थक गया लाइन में। ये 15 से 24 बॉलों में कौन प्लेयर बनेगा? हमारा जो यहाँ कॉन्सेप्ट है, एक प्लेयर जिस दिन अगर वो आया है बैट्समैन, एक 1000 बॉल उसने खेल लिए डिफरेंट मशीन्स के ऊपर, बॉलर्स के अगेंस्ट, स्पिन, फास्ट, एस्ट्रो। हमारे पास 7 बॉलिंग मशीन्स हैं, फील्डिंग मशीन्स हैं, ताकि 7-8 तो हमारे टफ नेट्स हैं। एक बच्चा आए तो वैल्यू फॉर मनी, अगर वो आता है तो उसको डेवलप करने के लिए एक तो एनवायरनमेंट चाहिए, दूसरा फैसिलिटीज चाहिए। इसी मॉडल को लेके हमने फिर कराची जाना है। कोयटा में ऑलरेडी हम ये कमिट कर चुके हैं, पेशावर में आइडेंटिफाई हो चुका है, अभी मीटिंग हमारी होने वाली है उनसे, इस्लामाबाद में कर चुके हैं, फैसलाबाद में हम करने जा रहे हैं। जब आपके इतने शहरों में हर जगह हाई परफॉर्मेंस सेंटर होगा और आपकी एक यूनिवर्सिटी स्कूल की लीग होगी, और ये हम फोकस ज्यादा कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के ऊपर जिनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। आकिब, ये तो पैरेलल बोर्ड बन ही गया ना, डॉक्टर साहब सही कह रहे थे। और नहीं वो यार, जो हम काम तो उनको करने वो आप कर रहे हैं, तो पैरेलल क्रिकेट बोर्ड है यार पूरा पूरा। देखिए हमें तो ये लगता है दिस इज द राइट डायरेक्शन, दिस इज द राइट डायरेक्शन। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें ये लगता है कि हम ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि पीसीबी या क्रिकेट बोर्ड, पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड सारा मुल्क नहीं रन कर सकते। वहां उनके जरा स्ट्रॉन्ग 2-2, 2.5 साल के सिस्टम्स बने हैं, न्यू साउथ वेल्स है उसके अपने प्लान्स और हैं, हमारे अपनी 2-2, डेवलपमेंट्स 2.5 साल हैं। के बंदे रन कर रहे हैं। नहीं, यहाँ हो भी बड़ा मुश्किल है ना। आप मुझे बताएं कि आप भी क्रिकेट बोर्ड में रहे, हमारे 200-250 साल के बंदे रन कर रहे हैं। आप जो मर्जी कर ले। यहाँ डॉक्टर साहब आपको पता ही है, आप 2 साल 2.5 साल बाद जैसे गवर्नमेंट जाती है, बोर्ड चला जाता है और नए लोग आ जाते हैं, पुराने चले जाते हैं, तो कंटिन्यूटी तो किसी चीज में रह नहीं सकती। कभी सिस्टम बदल जाता है, कभी लोग बदल जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है। आपने भी काम करके देखा और मैंने भी काम करके देखा है। प्राइवेट सेक्टर इसको चेंज कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। डॉग, आतिफ भाई से आखिरी सवाल करें क्योंकि बहुत टाइम ले लिया आपने। डॉक्टर साहब ने आज तक टाइम ही लिया हमसे, और क्या लिया डॉक्टर साहब ने? तो फ्रीज हो गए लगता है। नहीं, मैं फ्रीज नहीं हो गया, मैं सोच रहा हूँ आतिफ भाई किस तरफ चल पड़े। आतिफ भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे आप ये बताएं, आई पर्सनली बिलीव कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जैसे आपने कहा क्रिकेटर आपका रॉ मटेरियल है और क्रिकेट आपका ब्रांड है, जो मर्जी आप फिलॉसफीज दे लें, डेडिकेशन, कमिटमेंट, बेनेवलेंस, कंसेंशियसनेस, सब कुछ कि हम क्रिकेट की खिदमत करना चाहते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे रोकड़ा बोलता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, इट इज अ मेजर इम्पैक्ट फॉर एनी प्राइवेट जो है एंटरप्राइज। आपकी इस बार हार्ड लक हो गई कि द वे लाहौर कलंदर है पिक्ड अप, वो एक मोमेंटम में थी एंड इट सीम्ड कि यू वर गोइंग ग्रेट टर्न्स। जब तक आप ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, डू यू थिंक आपकी ये सारी कोलैटरल और पैरेलल एक्टिविटीज जो है ये वेल इंटीग्रेटेड रह सकती है और लास्ट करेंगी? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है डॉक्टर साहब, एज ऑलवेज। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2 चीजें, एक तो ये है कि आप बिलीव करते हैं कि यार मैं एक ऐसा मिक्स उठाऊं जो कि मुझे जीत दिला दे, और राशिद भाई और आकिब भाई बैठे हुए, आपको पता है क्रिकेट को कहते हैं इट्स अ ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। आप जब ये 5 फ्रेंचाइज या 6 फ्रेंचाइज आप जब प्लेयर पिक करती हैं, सो इनका जो है वो 19-20 ही होता है। आप ये देख लें कि अगर साउथ अफ्रीका, इसका जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा होगा तो कौन देखेगा? सबको पता होगा ऑस्ट्रेलिया ने जीत जाना है। लेकिन जब लाहौर कराची या लाहौर इस्लामाबाद या लाहौर पेशावर या कोयटा या मुल्तान का मैच होगा तो एनीबॉडी कैन विन, जो कि उस दिन अच्छा खेलेगा।
अब हमारे जीत के पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट है। डेफिनेटली हम टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं, बट टूर्नामेंट हम फ्लूक से नहीं जीतना चाहते, बिकॉज हम जो ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं ना, जो आपने बात की कि रोकड़ा कहाँ से आएगा, अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें सो आप मेरा ख्याल है उंगलियों पे भी नहीं गिन पाएंगे कि कितने पाकिस्तान ने ब्रांड बनाए, 1 या 2 प्रोबेबली। जबकि आप देखें कि फुटबॉल जो है इस वक्त सबसे ज्यादा बहुत स्पोर्ट्स है, कोई 2.5 अरब बंदा फुटबॉल देखता है, और क्रिकेट उसके बाद सेकंड है, 2 अरब बंदा क्रिकेट देखता है। अब फुटबॉल में जब भी आपके ज़हन में फुटबॉल आता है तो आपके पास मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम आता है। अब आप ये देखें कि क्रिकेट में ये अभी फील्ड जो है ओपन है। जब आप किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आप 2, 3, 4 साल के लिए नहीं करते, वो ओवर अ पीरियड ऑफ 10, 20, 30 इयर्स के लिए करते हैं, और फिर आप एक ब्रांड बिल्ड करते हैं। जब आप ब्रांड बिल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद आप इस चीज की तरफ जाते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक बहुत बड़े यहाँ पे एक टेलको कंपनी है, उनसे मैं प्रेजेंटेशन उन्हें दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार देख, मैं तो एक नेशनल लेवल वाली कंपनी हूँ ना, मैं कैसे एक शहर के साथ एसोसिएट हो जाऊँ। सो मैंने उन्हें कहा कि एमिरेट्स एयरलाइन आपके से बड़ी है? उन्होंने कहा हाँ, अगर बड़ी नहीं तो बिल्कुल बराबर है। सो मैंने कहा वो तो एक मोहल्ले की टीम के साथ अटैच है जिसका नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड है। उन्होंने कहा वो तो ब्रांड है। तो मैंने कहा भाई हम कौन सा यहाँ पे ब्रांड की बात कर रहे हैं ना, तो सो ब्रांड की बाउंड्रीज नहीं होती, उसके लिए आपको वहां से रेवेन्यू आता है। दूसरा आपका सवाल ये था कि जीत, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर जीत के हमें पैसे मिलते होते ना, राशिद भाई को पता है जो बोनस विनिंग बोनस होता है $5 लाख होता है। लास्ट ईयर कोयटा जीता था और रदीप भाई की परंपरा रही है कि हमेशा डबल करते थे, तो उनकी टीम ने कहा कि आप भी डबल करें, सो उनको $1 मिलियन प्लेयर्स को देना पड़ा। जीत जो है वो फैन के लिए जरूरी है, उसका रेवेन्यू से ताल्लुक नहीं है। और जबकि आपका ब्रांड जितना बड़ा होगा उस वक्त जैसे ही आपको जीत मिल जाएगी, हमने सारा केक तैयार कर लिया है, उसमें जो आइसिंग ऑन द केक है ना, जिससे वो पूरा कंप्लीट कहलाएगा, वो जीत है। और इंशाल्लाह इस साल आपने देखा जिस तरह टीम ने परफॉर्म किया, सो आने वाले सालों में जब हम अपने प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कमिटेडली खेल रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि कलंदर्स ना जीते। आते भाई डॉक्टर साहब रो तो नहीं पड़े? नहीं डॉक्टर साहब रो रहे तो नहीं लगे? डॉक्टर साहब एक बात करनी है, इनके मैं बड़े इंटरव्यू देखते रहता हूँ, एक चैनल पर बहुत चल रहे होते हैं, दोनों साथ बैठे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। चैनल ही वो है, क्या करें। आज जो बोले ना, आप ऐसा बोलते हुए मैंने नहीं देखा कभी। और यार आप सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप नहीं, उससे इसमें इंटेलिजेंट सवाल भी तो पूछने चाहिए, तो बंदा फिर ही कुछ बोलेगा। यार आकिब जावेद आप मेरे हीरो हैं। आकिब जावेद मुझे बोल रहा है, डॉक्टर साहब मुझे बोल रहा है। राशिद भाई आपको तो हम टीवी में देखते होते थे, आप हमारे इतने बड़े हीरो, और आपको पता है कि आम जिंदगी में प्रोग्राम के अलावा मैं सिर्फ आपको दादा कहता हूँ, मैं तो आपका नाम भी लेने की जसारत नहीं करता। और डॉक्टर नुमान साहब, इनके सामने तो मैं एक तिफले मकतब हूँ, मेरी पहली मुलाकात इनको याद होगी। मतलब मुझे इस इंडस्ट्री का जितना डॉक्टर साहब को पता है, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और शुरू में जो डॉक्टर साहब ने मुझे गाइड किया, और जिस तरह जो हम मार्केटिंग कैंपेन बना रहे थे, और उसके बाद हमने चैनल के साथ किया, तो डॉक्टर साहब ने बड़ा मुझे डांटा भी, लेकिन ये इनका प्यार है कलंदर के साथ। और लास्ट ईयर ये हारिस रऊफ की ग्रूमिंग में डॉक्टर साहब का भी किरदार है, क्योंकि डॉक्टर साहब आपको याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही थी तो आप स्पेशली आए उनको लेक्चर देने के लिए, उनको सिखाने के लिए और न्यूट्रिशन के हवाले से बताने के लिए। और ये सारी कंट्रीब्यूशन राशिद भाई मिलजुल के, ये हम अकेले नहीं है, हमारा सिर्फ प्लेटफॉर्म यूज है। बिल्कुल ये बात आपकी आखिर वाली बहुत सही है, क्योंकि मैं डॉक्टर को इससे बड़ा डॉक्टर मानता हूँ ना, डॉक्टरी में इससे बढ़कर कोई भी नहीं। मैं कहता हूँ आप इससे में कॉर्ड में आई। ये इतने बड़े नहीं राशिद भाई, ये इतने बड़े ऑपरेशन करते हैं जो कभी रद्दुल फसाद में भी नहीं हुए। God behind, thank you very much, Akib. God behind. Thank you, God behind. God behind.